नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक्स सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डीआरडीओ की तरफ से है और अभी हम लोग डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो कि नॉर्मली दुश्मन के रडार्स को धोखा देना और जैम करने के काम आते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी कहा जाने लगा था और इसके साथ और भी कई तरह के सब सिस्टम्स को ऐड किया जाने लगा। अभी ऐसे एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया गया, जिसे अभी हमारी सुखोई और तेजस MK1 जैसे एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाने वाला है। इसका नाम नवचक्षु होने वाली, जो कि हमारे पायलट्स की तीसरी आंख की तरह काम करने वाला है। जैसे कि मैंने आप सबको पहले भी बताया था कि ये एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होने वाला है, तो इसमें कई तरह के सेंसर मौजूद होने वाले हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अलावा इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर और रडार वार्निंग रिसीवर जैसे सिस्टम की तरह भी काम करने वाला है, जिससे एक साथ मल्टीपल सेंसर से डिटेक्ट किए गए सिग्नल्स को डाटा को मिलाकर पायलट को एक रियल टाइम सिचुएशन अवेयरनेस को प्रोवाइड किया जा सकेगा। इसकी एक खास बात यह होने वाली है कि ये सिर्फ दुश्मन के रडार्स को डिटेक्ट और जैम करने के अलावा पायलट्स को भी दुश्मन के रडार्स की डिटेक्शन रेंज के बारे में, पोजीशन के बारे में एक आइडिया देने वाला है, जिससे हमारे पायलट्स को पता रहेगा कि वो कौन सी पाथ लेने से दुश्मन के रडार में इनविजिबल रहने वाले हैं। इसके बाद ये सिर्फ रडार सिग्नल को डिटेक्ट करने के अलावा ये भी पता लगा सकता है कि रडार किस टाइप के रडार हैं, जिससे पायलट को दुश्मन की टाइप और थ्रेट लेवल के बारे में पहले से अंदाजा होने वाला है, यानी कि सामने कौन सा फाइटर जेट है, अवेक्स है या कोई लॉन्ग रेंज की या शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम का रडार है। इसके बारे में पायलट को दुश्मन की मिसाइल रेंज में आने से पहले ही पता चल जाएगा, जिससे हमारे पायलट दुश्मन के ऊपर एडवांटेजेस को हासिल करने के साथ साथ उनको और भी कमजोर बनाकर उसका फायदा उठा सकते हैं। और इसको हमारे फाइटर जेट्स में इंटीग्रेट करने के बाद हमारे फाइटर जेट्स और भी घातक होने के साथ साथ उनकी सर्वाइविलिटी रेशियो काफी बेहतर होने वाला है। अगला अपडेट HAL की तरफ से, और अभी हम HAL की HTFE-25 इंजन के बारे में बात करने वाले हैं। HAL की तरफ से भी बेंगलुरु में एक नई फैसिलिटी को डेवलप किया गया, जो कि खास करके HAL की एरो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ सोर्सेज के मुताबिक इस फैसिलिटी के बनने के बाद हमारी HTFE-25 इंजन के डेवलपमेंट में हमको तेजी देखने को मिल सकता है। HTFE-25 इंजन को इनिशियली 25 किलोटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस करने के लिए डिज़ाइन और डेवलप करना स्टार्ट किया गया था और इसे UAV और स्मॉल साइज की ट्रेनर एयरक्राफ्ट में या जेट ट्रेनर में इस्तेमाल करने के लिए प्लान किया गया था। हालांकि इसकी डेवलपमेंट 2013 के आसपास स्टार्ट किया गया था और पहले 6 साल के अंदर इसकी डेवलपमेंट को कंप्लीट करने का प्लान किया गया था, लेकिन इसके बाद भी बार बार इसकी डेवलपमेंट टाइमलाइन डिले हुआ था। सबसे पहले इसकी प्रोटोटाइप को 2 साल के अंदर यानी कि 2015 के आसपास ही बना लिया गया और उसको टेस्ट करना शुरू किया गया था और अभी तक इसकी 3 यूनिट को बनाया जा चुका है। इसमें से एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था। इनको अभी तक 300 से ज़्यादा बार टेस्ट भी किया चुका है, लेकिन अभी तक इसको कंप्लीट करके इसको मास प्रोडक्शन के लिए क्लियर नहीं किया गया। इसी बात को लेके 2023 में कैग की तरफ से एक रिपोर्ट को तैयार किया गया था, जिसमें इसके डेवलपमेंट को क्रिटिसाइज भी किया गया था और बताया गया था कि अभी तक अपनी रिक्वायर्ड पैरामीटर को अचीव नहीं कर पा रहा है और अभी तक इस इंजन को HAL की तरफ से पूरी तरीके से डेवलप करने में कामयाबी हासिल नहीं किया गया और इस वजह से अभी HAL को 2022 में 159 करोड़ के आसपास लॉस भी हुआ था। इसके अलावा इस इंजन को अभी डेवलप करना इस वजह से भी जरूरी होने वाला है क्योंकि इससे आगे चल के हम हमारी हेल क्लास की में इस्तेमाल करने वाले, यानी कि हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस क्लास की में इसका इस्तेमाल होने वाला है, जिसको HAL 2025 तक तैयार करने की यानी कि पहली टेस्ट फ्लाइट को करने की प्लानिंग कर रही है और उसमें सेम HTFE-25 इंजन का इस्तेमाल होने वाला है और बिना इंजन के हम या तो उसको डेवलप नहीं कर सकते या तैयार नहीं कर सकते या फिर हमको फिर से किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ सकता है। अगला अपडेट एक बहुत ही बढ़िया अपडेट होने वाला है क्योंकि अभी हम हमारी इंडिजिनस टैंक के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिलहाल हम हमारी नेक्स्ट जनरेशन या फ्यूचर टैंक के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, उसे फिलहाल डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया जा रहा है। लेकिन अभी हम अर्जुन टैंक के बारे में बात करने वाले हैं। ये वो टैंक है जिसे खास करके इंडियन आर्मी की मेन बैटल टैंक होने के लिए डेवलप करना स्टार्ट किया गया था और T-72 जैसे टैंक को रिप्लेस करने के लिए डेवलप किया गया था। लेकिन इनिशियली हमारा जो उम्मीद था उसके मुताबिक हमको रिजल्ट नहीं मिला था और वेट
इशू होने की वजह से अर्जुन टैंक को सिर्फ प्लेन्स के एरिया के अलावा हमारी नॉर्दर्न बॉर्डर के साइड में ऑपरेट करने के लिए अनफिट माना गया था, जिस वजह से पहले हमें जितना उम्मीद था आर्मी की तरफ से इसको उतनी ज्यादा मात्रा में इंडक्ट नहीं किया गया था और इसकी ऑर्डर को काफी हद तक रिड्यूस कर दिया गया था। तो इनिशियली इसकी बस 124 यूनिट को ऑर्डर किया गया था। फिर 2021 में इसकी MK1A वेरिएंट, जो कि अपनी प्रीवियस वेरिएंट के मुकाबले लगभग 72 नए अपग्रेड के साथ बनाया गया था, उसकी 118 यूनिट को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था। अभी पता चला कि इस बैच में जिन 118 टैंक को ऑर्डर किया गया था, अभी उनकी डिलीवरी शुरू होने वाली है और हेवी व्हीकल फैक्ट्री की तरफ से अभी पहले बैच में 18 टैंक्स को तैयार किया जा रहा है, जिनको इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही आर्मी को डिलीवर किया जाएगा। इसके बाद हर साल हेवी व्हीकल फैक्ट्री की तरफ से 30 टैंक को आर्मी को डिलीवर करने का प्लान किया गया और कुल मिलाकर 2027 तक ऑर्डर को कंप्लीट करने का प्लान किया जा रहा है। इसके अलावा अभी भी DRDO को उम्मीद है कि अर्जुन MK1A टैंक्स की पहली ऑर्डर कंप्लीट होने से पहले ही उनको एडिशनल ऑर्डर भी मिल सकते हैं और सेकेंड फेज में इसकी एक और फॉलो ऑर्डर को प्लेस किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।